स्टार्ट कर रहे हैं जी फेब मार्च 2025। देखिएगा जरा। कहता है कि विच स्टेटमेंट अबाउट मार्केट इकोनॉमी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है कि भाई मार्केट इकोनॉमी की कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन वो आपसे कहता है, यार ये नेट क्यों नहीं चल रहा? एक सेकंड रुकिए। अच्छा भाई, क्या कह रहा है पहला ऑप्शन कि विच स्टेटमेंट अबाउट मार्केट इकोनॉमी इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो पहला जो ऑप्शन आपके पास है वो कहता है कंपटीशन इज प्रोमोटेड अमंग फर्म्स विच कैन इंक्रीज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। कंपटीशन इनकरेज होता है जिससे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आती है। व्हाट इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी? कि आप अपने एवरेज टोटल कॉस्ट के मिनिमम के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। ये खैर आप लोग A2 में डिटेल में पढ़ोगे। तो ये चीज तो करेक्ट है, क्योंकि जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना फर्म्स कोशिश करेंगी कि उनकी कॉस्ट कम से कम रहे। सही है, तो ये चीज करेक्ट है। Immobility of factors of production can lead to allocative inefficiency। एलोकेटिव इनएफिशिएंसी का मतलब होता है एक्सटर्नल कॉस्ट या फिर एक्सटर्नल बेनिफिट, यानी कि एक्सटर्नैलिटी जब आपके पास आ रही होती है उससे हम लोग एलोकेटिव इनएफिशिएंसी कहते हैं। और अगर कोई एक्सटर्नैलिटी नहीं आती तो उसको हम लोग कहते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी। सही है। तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं, लैंड लेबर कैपिटल, मोबाइल नहीं है ऑक्यूपेशनली या जियोग्राफिकली, तो वो उतने बेहतर तरह से काम नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके पास मुल्क में एक्सटर्नैलिटी क्रिएट होगी। ये बात भी करेक्ट है। सही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। यस। प्राइस ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स ऑल द कॉस्ट एंड ऑल द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। एक बात मुझे ये बताओ, अगर मैं एक प्राइवेट प्रोड्यूसर और एक प्राइवेट कंज्यूमर हूं, तो डू आई गिव अ शिट अबाउट एक्सटर्नैलिटी? मुझे फर्क पड़ता है कि मेरी वजह से कितना पोल्यूशन हो रहा है? मुझे फर्क पड़ता है मेरी वजह से कितना सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है, सोसाइटी को बेनिफिट पहुंच रहा है? ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो एक प्राइवेट प्रोड्यूसर प्राइस चार्ज करता है वो पूरी सोसाइटी की बेनिफिट और कॉस्ट को कंसिडर करता है। एक्सटर्नैलिटी को भी कंसिडर कर रहा है, एक्सटर्नल कॉस्ट को भी कंसिडर कर रहा है, एक्सटर्नल बेनिफिट को भी कंसिडर कर रहा है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। ऐसा फ्री मार्केट इकोनॉमी में नहीं होता। The entrepreneur is encouraged to innovate and take risks motivated by profit। ये बात भी होता है। ठीक है, तो आंसर इज, क्योंकि उसने पूछा है व्हाट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, क्या चीज आपके पास करेक्ट नहीं है? आगे आइएगा। To increase production, a firm in industry X needs to install capital equipment, while a firm in industry Y needs to research and introduce new technology. What time period are illustrated by these cases? देखो तीन तरह के टाइम पीरियड होते हैं। पहला होता है शॉर्ट रन, जहां पे आपके एफओपीज कैसे होते हैं? फिक्स्ड, एक्सेप्ट फॉर लेबर सारे एफओपीज क्या होंगे? फिक्स्ड। दूसरा होता है लॉन्ग रन, जहां पे आपके एफओपीज क्या हो जाते हैं? वेरिएबल। और तीसरा होता है वेरी लॉन्ग रन। अब ये वेरी लॉन्ग रन क्या होता है? वेरी लॉन्ग रन के अंदर आती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसको अपने पास लिख भी लें अगर आप लोगों के पास नहीं लिखा हो तो, वैसे तो मैंने लिख के दिया हुआ नोट्स में। क्या होती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट? अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस तरह आ सकती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, इनोवेशन के थ्रू। ठीक है, इस तरह आपके पास वेरी लॉन्ग रन आता है। तो इंडस्ट्री एक्स जो है वो नया कैपिटल इक्विपमेंट इंस्टॉल कर रहा है, और इंडस्ट्री वाई जो है वो नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मुझे बताओ इंडस्ट्री एक्स किधर है और वाई किधर है? वाई वेरी लॉन्ग रन में और एक्स लॉन्ग। एक्स आपका लॉन्ग रन में है अकॉर्डिंग टू दिस, और वाई आपका वेरी लॉन्ग रन। Production possibility curve shows the maximum potential output of apples and pears for an economy using current resources। सही है। Which pair of position identifies an efficient and an inefficient outcome? एक आउटकम ऐसा जो कि एफिशिएंट है और दूसरा आउटकम ऐसा जो कि इनएफिशिएंट है। देखो ये वाई तो मेरी औकात के ही बाहर है ना, ये वाई तो मेरी औकात के ही बाहर है, इसको तो आप लोग काट ही दो क्योंकि ये आपकी औकात के बाहर है। ये इनएफिशिएंसी के भी जुमरे में नहीं आता क्योंकि आपकी औकात ही नहीं यहाँ तक पहुंचने की। बचा कौन कौन सा आपके पास? एक्स, डब्ल्यू, और हमने यहां पे देखना है कि एक ऐसा वेरिएबल जो एफिशिएंट है और एक ऐसा वेरिएबल जो इनएफिशिएंट है। अगर भाई मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के हिसाब से देखूं तो कौन से दो वेरिएबल ऐसे हैं जो एक एफिशिएंट आ रहा है और एक इनएफिशिएंट आ रहा है? ये दोनों एफिशिएंट है, ये दोनों क्या है, और ये क्या है आपके पास?
इनएफिशिएंट, ये क्या है, इनएफिशिएंट। तो पहला ऑप्शन देखो, W एंड X, W इनएफिशिएंट आ गया और X सही है। दूसरा क्या है, X एंड, दोनों ही एफिशिएंट है भाई। नहीं नहीं, जब तक आप लाइन पे बैठे हो आप एफिशिएंट, फुल पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रहे हो, सही है। वो पूछ ही रहा ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो भाई ये दोनों एफिशिएंट है, यहां पर एक इनएफिशिएंट है और दूसरा, और उसने सवाल में भी क्या पूछा हुआ है, समझ गए बात को, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, आगे आओ। The price of a good rises by 5% and quantity of it demanded rises by 3%. At the same time, income of consumers of a good rise by 4%. देखो यहां पर ना लॉ गलत प्रूव हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। यहां पर आपकी प्राइस क्या हो रही है, यहां पर डिमांड भी क्या हो रही है। अब इसके पीछे ना एक चीज है जो हो सकती है, मैंने ऑप्शंस अभी तक नहीं पढ़े, नहीं ऑप्शंस ऑप्शंस अभी तक हमने नहीं पढ़े, मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूं भाई। फॉर एग्जांपल कोक और पेप्सी, कोक की प्राइस 100 रुपए से बढ़ के 150 रुपए हो गई, पेप्सी की प्राइस 100 रुपए से बढ़ के 200 रुपए हो गई, तो लोग क्या प्रेफर करेंगे। तो कोक की प्राइस बढ़ रही है, एट द सेम टाइम कोक की डिमांड भी क्या हो रही है। एक केस तो ये हो सकता है कि जो आपका सब्स्टिट्यूट गुड है वो आपके मुकाबले में ज्यादा से महंगा हो रहा है, एक जनरल एक्सप्लेनेशन इसकी ये हो सकती है। दूसरी जनरल जनरल एक्सप्लेनेशन क्या होती है, जब आप लोग A2 में जाओगे आप एक टर्म पढ़ोगे जिसका नाम है वेबलिन गुड। वेबलिन गुड क्या बोलता है, वो कहता है जितना महंगा उतना अच्छा। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि यार ये मोबाइल फोन 4 लाख का है तो यार कोई बात होगी इसमें, ये मोबाइल फोन 30,000 का है तो घटिया होगा एकदम। तो हम लोग जब एक इस तरह की कंडीशन में चले जाते हैं ना, जितना महंगा उतना अच्छा, वो वेबलिन गुड है। यहां पर बात आ जाती है गुड की क्वालिटी की, ब्रांड की। तो ये भी एक सिनारियो यहाँ पे हो सकता है, सही। जरा ऑप्शंस को देखते हैं। तो यहाँ पे इसने दो बातें कर ली, एक कि आपकी जब प्राइस बढ़ी है तो आपकी डिमांड बढ़ रही है, एट द सेम टाइम हमारे कंज्यूमर की इनकम भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, इनकम भी आपकी 4% से बढ़ रही है। सवाल ये है कि लॉ ऑफ डिमांड अपेयर्स नॉट टू बी वर्किंग इन दिस केस। उसने बोल दिया कि भाई लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा, ऑपोजिट रिलेशनशिप नहीं हो रहा, पॉजिटिव रिलेशनशिप बन रहा है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन, यहां पे देखो जरा, अदर थिंग्स डिड नॉट रिमेन इक्वल। देखो हम लोग जब ये बात करते हैं कि प्राइस बढ़ती है तो आपकी डिमांड कम होती है, हम लोग अजम्पशन लेके चलते हैं सिट्रस पैरेबस। व्हाट इज सिट्रस पैरेबस, अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर, अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। लेकिन यहां पर उसने आपको एक और चीज दे दी, क्या कहता है कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा, सॉरी प्राइस वेरिएबल रहेगा, प्राइस हिलता जुलता रहेगा, लेकिन अदर फैक्टर सारे क्या रहेंगे। हाँ ऐसा होता है, ये प्राइस आपका सेम चेंज होता रहता है, वेरिएबल होता है, बट जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो सब क्या होंगे, कांस्टेंट। नॉन प्राइस फैक्टर्स को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर जो गेम चल रहा है, उसने बोला प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ने से आपकी डिमांड एक्सटेंड हो रही है, एट द सेम टाइम आपकी इनकम लेवल बढ़ रही है। तो क्या मैं यहाँ पे अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट लेके चल रहा हूं, नहीं, इनकम चेंज हो गई, नॉन प्राइस फैक्टर आ गया। तो हो सकता है कि नॉन प्राइस फैक्टर हिलने की वजह से आपकी प्राइस में वो वाला रिलेशनशिप फॉलो नहीं हो रहा, तो देयर इज अ चांस, सही है। करेक्ट आंसर, कि हमने यहां पे बोला कि अदर फैक्टर सेम नहीं है, चेंज हो रहे हैं, कांस्टेंट नहीं है, इक्वल नहीं है। ऑप्शन बी को भी देखते हैं। द डिमांड फॉर द गुड वॉज प्राइस इन इलास्टिक। देखो डिमांड का इनइलास्टिक होना तब होता है जब रिलेशनशिप नेगेटिव हो। यहां पे क्या रिलेशनशिप चल रहा है, डिमांड बढ़ रही, पॉजिटिव, कि प्राइस बढ़ गई तो डिमांड ही बढ़ गई। अब एक डम बच्चा क्या बोलेगा, बोलेगा कि भाई प्राइस 5% से बढ़ रही है, डिमांड 3% से बढ़ रही है, तो रिलेशनशिप इनइलास्टिक है। भाई पीईडी को फॉलो करने के लिए प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होनी चाहिए, यहां पर डिमांड क्या हो रही है, रियल प्राइस ऑफ द गुड फेल। कहता है जी कि रियल प्राइस जो है ना आपके गुड की वो गिर गई है। रियल प्राइस का मतलब इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन एडजस्ट विद इन्फ्लेशन। जब आपको इन्फ्लेशन ही 5% से मिल रही है, कि 5% से आपकी प्राइसेस बढ़ गई है, तो रियल प्राइस ऑफ गुड कैसे फॉल हो सकती है भाई, प्राइसेस तो बढ़ रही है ना आपकी।
टाइम पीरियड वॉज वेरी शॉर्ट रन, इस चीज की कोई इंडिकेशन हमें कहीं पे नहीं मिलती। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? व्हेन इज डिवीजन ऑफ लेबर लाइकली टू बी मोस्ट इफेक्टिव? डिवीजन ऑफ लेबर सबसे ज्यादा आपको कब फायदेमंद साबित होगा? सही है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? अपने काम को डिफरेंट लोगों के बीच में तोड़ देना, डाइवर्सिफाई कर। पहला ऑप्शन कहता है इन अ लार्ज मार्केट विथ स्टेबल डिमांड। देखो, इस तरह समझो, एजुकेशन इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। लार्ज मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, डिफरेंट स्कूल्स हैं, डिफरेंट कॉलेजेस हैं, सही है। डिफरेंट वर्कर्स वहां पे बैठ के काम करते हैं, हर वर्कर का एक काम एलोकेटेड है ना। अब अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और मुझे वो लोग आके कहें, बीकन वाले, कि सर आप ना इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाएंगे, आज से आप ना रिसेप्शन में बैठेंगे, क्या मैं वो काम कर सकता हूँ? मैंने कभी किया ही नहीं, ना मैं कर सकता हूँ। अब उसके पीछे वजह क्या है कि भाई मैं जिस काम में स्पेशलाइज हूं मैं वो काम कर रहा हूँ। समझे बात को? वर्कर सेपरेट काम में एलोकेट कर दिया गया है। अब उसने ये पूछा हुआ कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होगी डिवीजन ऑफ लेबर। तो पहला ऑप्शन क्या था कि इन अ लार्ज मार्केट विद स्टेबल डिमांड। जब तक बच्चा ओए लेवल में कॉमर्स उठाता रहेगा या सोशल साइंस उठाता रहेगा, किसके पास आएगा इकोनॉमिक्स के लिए? मेरे पास आता रहेगा। तो मैं तो अपनी फील्ड को फोकस कर रहा हूं। तो यहां पर वो ऑप्शन कहता है कि बहुत बड़ी मार्केट है जहां पे बहुत बड़ी आपकी डिमांड है और एक वो स्टेबल डिमांड चल रही है आपकी, यानी कि बार बार चेंज नहीं हो रही। ऐसा नहीं होता मेरे पास कि भाई 10 साल का बच्चा उठ के आ जाएगा मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है, या 50 साल का बुढ़ा उठ के आ जाएगा मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ऐसा नहीं होता। एक सर्टेन एज ग्रुप है, एक सर्टेन जेंट्री चल रही है कि भाई इंटरमीडिएट का बच्चा नहीं आएगा, ओ लेवल का बच्चा आएगा। समझ रहे हैं बात को? जब तक एक डिमांड स्टेबल चलती रहेगी ना, काम आपका स्मूथली चलता रहेगा। इकोनॉमिक्स का बच्चा मेरे पास, अकाउंट्स का बच्चा अकाउंट्स के सर के पास। वो इस वजह से तो पूछ ही ना, वो कह रहा है कि लेबर अफेक्टिव कब हो। सही है। अकाउंट्स का अकाउंटिंग के पास, मैथ्स का मैथ्स के पास, मैं मैथ्स तो नहीं पढ़ाऊंगा। समझे बात को? तो जब तक आपकी डिमांड स्टेबल चलती रहेगी, डिवीजन ऑफ लेबर प्रॉपर तरीके से आपके पास काम करता रहेगा। समझ गए बात को? आगे भी देख लेते हैं। इन अ मार्केट वेयर कंज्यूमर्स प्रेफर अ हैंडमेड प्रोडक्ट ओवर अ प्रोडक्ट मेड यूजिंग मशीन्स। देखो, कहता है कि कंज्यूमर लोग जो है ना, हैंडमेड प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि मशीन से बन रहा होता है। अब मुझे एक बात ये बताओ, जब लोग हैंडमेड प्रोडक्ट की बात करते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट के अंदर आप कितना ही डिवाइड कर लेंगे अपने लेबर को, क्या मशीन में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता? होता है, मशीन में भी होता है। भाई एक बंदा जो कंप्यूटर चला रहा है, एक वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहा है, एक पोर्टल हैंडलिंग कर रहा है, एक मार्केटिंग कर रहा है, क्या ये मशीन नहीं है? बिल्कुल है। तो यहां पर हमारे पास जरूरी नहीं है कि हैंडमेड में ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर बेहतर काम करेगा और मशीन के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हल्के तरीके से काम करेगा। हाँ, वो जनरल बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? आगे आओ। इन अ मार्केट वेयर कंज्यूमर्स रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ गुड। अगर एक ऐसी मार्केट में मैं ऑपरेट कर रहा हूं जहां पे वैरायटी ऑफ गुड चाहिए, तो मैं कभी भी एक काम में स्पेशलाइज तो कर ही नहीं पाऊंगा। अब जैसे इलाके की जो बाजी होती है, ट्यूशन वाली बाजी, उनके बाद छोटे सारे बच्चे उठ के चले जाते हैं, हर सब्जेक्ट दुनिया का पढ़ा रही है। जब वो दुनिया का हर सब्जेक्ट पढ़ाएगी तो क्या किसी एक सब्जेक्ट में कभी भी स्पेशलाइज हो पाएगी? आपको जब एक गुड में स्पेशलाइज होना है तो आपको उसके बाद फोकस रखना पड़ता है कि भाई यही है मेरा, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं करना। अगर आप वैरायटी ऑफ काम कर रहे हैं तो आप कभी भी स्पेशलाइज नहीं हो पाएंगे। इन अ स्मॉल मार्केट वेयर कंज्यूमर्स रिक्वायर अ कस्टम मेड प्रोडक्ट। अब इसने खुद ही बोल दिया स्मॉल मार्केट, और कस्टम मेड का मतलब क्या है? इसमें भी वैरायटी आ जाती है, चेंजेस आ जाती है। समझे बात को? तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? ए। आगे आइएगा। व्हाट व्हाट विल इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ पीईएस ऑफ अ गुड? इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग। तो बता दो यार, इसमें से क्या है भाई? सिक्स का आंसर, टाइम पीरियड। लेवल ऑफ प्रोड्यूस सरप्लस से पीईएस में कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेसेसिटी जो है वो पीईडी का फैक्टर है, पीईएस का फैक्टर नहीं है। अच्छा ये देखो, बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू है। डायग्राम बनी हुई आपके सामने। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कहता है जी ओ एक्स द प्राइस अबव विच नो प्रोड्यूसर विशेस टू स्टे इन द मार्केट। कहता है ओ एक्स एक ऐसी प्राइस लेवल है जिसके ऊपर कोई भी प्रोड्यूसर एक्सेप्ट नहीं करेगा काम करने को। अब मेरी बात सुनो, ये मैं ट्राइंगल आप लोगों के सामने बना रहा हूं। ये ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें से
ये वाला पोर्शन आपका जो है वो कंज्यूमर सरप्लस का आ गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस का आ गया, और इसके नीचे वाला पोर्शन जो है वो प्रोड्यूसर सरप्लस का आ गया। तो ऑप्शन ए में जो इसने इतनी मुश्किल अंग्रेजी लिखी हुई है ना, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि लीस्ट अमाउंट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू एक्सेप्ट, ये मतलब है इसका। और प्रोड्यूसर सरप्लस के हिसाब से लीस्ट अमाउंट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू एक्सेप्ट कौन सी होती है? जेड, मिनिमम। लीस्ट में इतना पैसा लूंगा, इससे कम में मुझे बड़ा नहीं खाया, कहीं और से ले ले, तो ये आपकी होती है लीस्ट अमाउंट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू एक्सेप्ट। हालांकि यहां पे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी पे आओ। ओ जेड रिप्रेजेंट्स, ओ जेड ये, ओ जेड रिप्रेजेंट्स द मिनिमम प्राइस कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर टू पे। भाई हमने ये चीज तो कभी पढ़ी नहीं कि मिनिमम कंज्यूमर कितना प्रिपेयर होगा पे करने के लिए, हमने तो मैक्सिमम पढ़ा हुआ है ना हमेशा। काट दो इसको भी। पी वाई जेड, पी वाई जेड रिप्रेजेंट्स टोटल कंज्यूमर सरप्लस। एक्स वाई और जी रिप्रेजेंट्स व्हाट? तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? The diagram shows impact on equilibrium due to an increase in cost of production. The original price was 72. The PED is -2. What is the new equilibrium price that is P2? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। सबसे पहले आप लोग निकालने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय, कैलकुलेट करें जरा। 60 प्राइसेस क्या हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है? अच्छा सॉरी, -20 सॉरी सॉरी, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है? -20 ये इसी तरह किया है, 60 माइनस 80 ओवर 60 कितना आ गया? -25%। तो परसेंटेज इन क्वांटिटी कितनी आ गई आपके पास? -25। आपको क्या निकालना है? पी निकालना है। अब देखो पीईडी का फॉर्मूला क्या है, पीईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन, ये फॉर्मूला है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पीईडी क्या है? -2 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन, सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12.5, ऐसा ही है, 12.5%। 12.5% से आपकी प्राइस क्या हो रही है? बढ़ रही है। पहले प्राइस क्या थी? 72 को 12.5% लगाएं जरा, 72 इंटू 12.5% कितना आता है? 9। तो 72 प्लस 9 कितना होता है? आंसर क्या बन जाएगा? क्लियर है? सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि प्राइस निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड को अरे वो बहुत लंबी कहानी हो जाती है, अब हर बच्चा मैथ्स तो नहीं पढ़ता ना। सही है, तो आंसर क्या बन जाएगा? ए। 9 पे आओ। What is likely to have greater effect on an individual demand curve rather than market demand curve? कहता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो पूरी मार्केट पे अफेक्ट नहीं करेगा बट इंडिविजुअल डिमांड पे अफेक्ट करेगा। तो अगर मैं ऑप्शन को देखूं, पहला ऑप्शन जो है चेंजिंग वेदर पैटर्न्स, मौसम, मौसम सिर्फ मेरी डिमांड को अफेक्ट करेगा कि सबकी? ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी टू प्रमोट कंजम्पशन, क्या ये सिर्फ मेरी डिमांड को अफेक्ट करेगा कि सबकी डिमांड को? सबकी डिमांड को करेगा। आबादी बढ़ जाती है तो मोर एक्सपेंसिव सब्स्टिट्यूट्स, ये किसके अंदर आ जाता है? इंडिविजुअल। भाई हो सकता है कि मेरे आईफोन के लिए सब्स्टिट्यूट सैमसंग है बट आपके लिए ना हो, आपके लिए कोई और ब्रांड हो, समझे? सब्स्टिट्यूट तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है ना। 10 पे आइएगा। अच्छा 10 वाले को देखो जरा, यहाँ पे उसने आपको इक्वेशन दी हुई है, वो इक्वेशन क्या है कि क्यू डी इज इक्वल टू 400 माइनस 10 पी, यानी कि डिमांड की इक्वेशन है ये, 400 माइनस 10 पी। और सप्लाई आपको दी हुई है 100 यूनिट पे फिक्स है, सही है। कहता है इफ द प्राइस इज 20 व्हाट विल बी द पोजीशन इन द मार्केट। कहता है कि अगर आपके पास प्राइस 20 हो जाती है तो आपकी मार्केट में क्या पोजीशन होगी? देखते हैं, एक सेकंड रुको। इस इक्वेशन के अंदर ना 20 को पहले पुट कर लो, क्यू डी इज इक्वल टू 400 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 20। तो क्यूडी कितनी आ रही है आपके पास? 200।
डिमांड आपके पास आ रही है 200 की और सप्लाई कितनी है 100 की। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, और कितनी अमाउंट से ज्यादा है 100 यूनिट से आपकी डिमांड ज्यादा है। डिमांड आप कितनी कर रहे हैं 200, सप्लाई कितनी हो रही है, डिफरेंस कितने का आ गया 100 से आपके पास क्या क्रिएट हो रही है। समझ गए बात को, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। A decrease in quantity demand of a product results in a proportionate decrease in sales revenue. ऐसी कौन सी पीईडी है जहां पर मैंने आपका रेवेन्यू का रिलेशन डिमांड के साथ करवाया है, प्राइस के साथ नहीं करवाया। यूनिटरी में तो कोई इफेक्ट ही नहीं आता। ऐसी कौन सी पीईडी है जहां पर मैंने आप लोगों का जो रेवेन्यू का लिंक है वो डिमांड के साथ करवाया है, प्राइस के साथ नहीं करवाया। कि डिमांड बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, डिमांड कम होगी तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक दूध वाले, इट इज इनफाइनाइट, इन्फिनिटी होती है। A government may use a range of methods to intervene in a market to affect both demand and supply. What is a method which will shift demand curve for a good? ऐसा कौन सा मेथड है जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करेगा? चारों में से बताओ भाई। ये आपकी सप्लाई को गिराएगा, ये आपकी सप्लाई को बढ़ाएगा, ये भी आपकी सप्लाई को, क्या चीज डिमांड को चेंज मारेगी? इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एडवर्टाइजिंग। समझे बात को, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? डी। कहता है जी, टू हेल्प अचीव प्राइस स्टेबिलिटी गवर्नमेंट इन कंट्री एफ ऑपरेट्स अ बफर स्टॉक स्कीम विद अ मिनिमम प्राइस ऑफ P1 एंड मैक्सिमम प्राइस ऑफ P2। अच्छा देखो, मैक्सिमम प्राइस ने लगा दी अबव द इक्विलिब्रियम, सही है, और मिनिमम प्राइस भी अबव द इक्विलिब्रियम लगी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो इफेक्टिव, ये जो मैक्सिमम प्राइस लगाई है ना इसने, ये इनइफेक्टिव क्योंकि अबव द इक्विलिब्रियम। खैर, minimum price of P1, maximum price of P2, the current demand and supply in the diagram is shown। कहते हैं करंट डिमांड सप्लाई आपके सामने है। What should the government do to ensure scheme is effective? गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए कि आपकी बफर स्टॉक स्कीम इफेक्टिव है? देखो ये तो इनइफेक्टिव है, ये तो इनइफेक्टिव है, तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है ना उनको छोड़ दो, वो किसी काम के नहीं। असल जो आपके पास इफेक्टिव मिनिमम प्राइस चल रही है ना, वो ये चल रही है, ठीक है। और इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बफर स्टॉक कर रहे हैं। बफर स्टॉक आप हमेशा कौन सा हिस्सा करते हैं? जो सरप्लस वाला हिस्सा होता है। ये आपके पास सप्लाई आ गई, ये आपके पास डिमांड आ गई, ये QS आ गया, ये QD आ गया, तो आप बफर स्टॉक कहां से लेके कहां तक करेंगे? L से लेके J तक। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा आपके पास 13 का? सही है भाई, कोई मसला? सही। डायरेक्ट प्रोविजन क्या है बेटा? डायरेक्ट प्रोविजन गवर्नमेंट जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज देती है कि आप इस्तेमाल करें, इस तरह गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह वगैरह। Why is it more difficult to quantify the wealth of an individual rather than their income? देखो वेल्थ क्या होती है? वेल्थ होती है थ्रू आउट, जो आपकी लाइफ में आपने कितने पैसे कमाए, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके एसेट, सब वेल्थ का पार्ट। और इनकम क्या होती है? महाना इनकम जो आप कमा रहे हैं। कहता है कि वेल्थ को मेजर करना कंपैरेटिवली क्यों डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू इनकम। ऑप्शन ए कहता है भाई, a skilled artist may keep a painting in stock whose value increase after their death। भाई एक आर्टिस्ट है, मर गया, मरने के बाद उसकी पेंटिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो क्या हमें वेल्थ को मेजर करने में कोई डिफिकल्टी हो रही है इसके अंदर? भाई पहले पेंटिंग 100 रुपए की थी, अब 150 रुपए की हो गई, इसको मैं वैल्यू नहीं दे सकता? दे सकता हूं। इंडिविजुअल्स कैन चूज टू स्पेंड ऑल अवेलेबल इनकम लीविंग वेल्थ अनचेंज्ड। बेटा लॉजिकल सी बात है, मेरे पास वेल्थ पड़ी हुई है करोड़ रुपए की, सही है, मेरी महाना इनकम है 10 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 लाख के 10 लाख उड़ा देता, तो क्या उससे मेरी वेल्थ कम हो जाएगी? क्यों, मेरे पास 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, घर हो गया, गाड़ी हो गई, क्या उन पे कोई नेगेटिव इफेक्ट आएगा उससे? उससे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपका नहीं आएगा। नॉट एवरी फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल वेल्थ कैन बी ट्रेडेड फॉर मनी इन अ मार्केट। कहता है कि हर तरह की वेल्थ जो होती है आप उसको मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। अब मेरी बात सुनो,
पाकिस्तान में ये चीज बड़ी अनकॉमन है, लेकिन बाहर के मुल्कों में अगर आप अपने पुराने सिक्के, बहुत पुराने सिक्के नहीं होते या टिकट, पोस्टल टिकट्स वगैरह ये होते हैं, ये बिकती हैं, ये हिस्ट्री म्यूजियम्स वाले खरीदते हैं। पाकिस्तान में तो इसकी कोई वर्थ नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में आप इसको खरीदना और बेचना करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 500 साल पुराना सिक्का है, मैं उसको क्या वैल्यू दूं? क्या आप उसको अंदर मेजर कर सकते हैं? आसान है आपके लिए। मेरे पास 200 साल पुरानी पोस्टल टिकट है, मैं उसकी क्या वैल्यू दूं? तो इट इज डिफिकल्ट टू मेजर वैल्यू। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको आप वेल्थ के तौर पे मेजर करना डिफिकल्ट होता है, तो ये वहां पर आ रहा है। वेल्थ इज अ स्टॉक विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअल्स डिफरेंट एसेट्स। भाई मेरे पास करोड़ रुपए की वेल्थ है, इसमें से 70 लाख का घर है, 20 लाख की गाड़ी है, 10 लाख का गोल्ड है, क्या मैं डिफरेंस नहीं कर सकता? क्या मैं अलग अलग नहीं कर सकता? कर सकता हूँ आराम से। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? The table shows Gini coefficient for income in three countries. What can be concluded from this data? Gini coefficient है, all three countries have seen an overall improvement in income equality. कहता है कि तीनों कंट्रीज जो आपके पास है, इनके पास ओवरऑल इंप्रूवमेंट आ रही है इनकम इक्वालिटी में। लेकिन अगर आप एक चीज को देखें, चीनी कोफिशिएंट कहता है जितना आप जीरो के करीब जाओगे उतना बेहतर है, जितना जीरो से दूर जाओगे उतनी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सही है। यहां पर मैं जीरो से दूर जा रहा हूं, 0.47 से 0.49 पे जा रहा हूं, यहां पे क्या हो जाएगी? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसका मतलब है कि ये मेरे लिए नुकसान। सही है, तीनों जगह पे बेहतरी नहीं आ रही। कोस्टा रिका हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम ऑफ ऑल थ्री कंट्रीज। क्या जीनी कोफिशिएंट ये बात बताता है आपको? जीनी कोफिशिएंट का काम है सिर्फ और सिर्फ इनकम इनइक्वालिटी बताना, कौन बंदा कितने पैसे कमा रहा है उससे जीनी कोफिशिएंट को फर्क नहीं पड़ता। न्यूजीलैंड इनकम इनइक्वालिटी वर्सेंड बिटवीन 2018 एंड 2020। भाई कहाँ खराब हो रही है? सही है। तो बेहतर हो रही है। Sweden's economy has the highest income equality of all three countries. Yes, क्यों? क्योंकि स्वीडन का जीनी कोफिशिएंट सबसे कम है। आप लोग यहाँ पे देख लो, सबसे कम किधर है? स्वीडन में। तो सबसे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्री भी कौन सी होगी? स्वीडन। सर अगर क्लोजर टू जीरो होगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल। गवर्नमेंट में हैव प्राइस स्टेबिलिटी एज मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज मेंट बाय प्राइस स्टेबिलिटी? देखो, प्राइस स्टेबिलिटी का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आपके पास प्राइसेस गिर रही हैं। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने एक स्टेबल प्राइस को मेंटेन किया हुआ है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे अरसे के लिए एक स्टेबल प्राइसेस आपके पास चल रही हैं। तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा 16 का? इन कंट्री यस। जो प्राइस स्टेबिलिटी होती है ना, इसका मतलब है कि आप प्राइसेस को मेंटेन करके चलिए। प्राइसेस का गिरना या प्राइसेस का बढ़ना ये प्राइस स्टेबिलिटी का पार्ट नहीं हो, क्योंकि बैड डिफ्लेशन भी तो पड़ी हुई है ना हम लोगों को। कंट्री एस में क्या हो रही है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और ये कम हो गई है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हैज डिक्रीज्ड, बट इन कंट्री टी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड। सही है, यहां पे स्ट्रक्चरल आ गई। व्हाट वुड बी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दीज चेंजेस? एस के अंदर आपके पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, इसका मतलब है कि लोगों को जॉब्स वगैरह मिल रही हैं। तो अ रिडक्शन इन जॉब सर्च टाइम करेक्ट आंसर हो सकता है। मोर जॉब वैकेंसी वेबसाइट्स, ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैव डिक्रीज्ड, कहता है जी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट डिक्रीज हो गए, तो इससे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट पे एज सच कोई वो नहीं होता, क्योंकि देखो फ्रिक्शनल क्या होती है? जॉब सर्च टाइम वाला मामला। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैव इंक्रीज्ड, तो फिर तो और अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब अगर कंट्री टी के ऊपर आए, रियल वेज रेट्स आर फ्लेक्सिबल। भाई इसका तो कोई लिंक ही नहीं है, वेज रेट फ्लेक्सिबल होने से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आती है भाई? क्लोजर ऑफ सेवरल लार्ज माइनिंग फ्रंट्स, पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट हो गई, फ्लेक्सिबल का कि वेजेस चेंज होती जा रही है बाहर। बराबर। आपके पास पूरी की पूरी माइनिंग इंडस्ट्री तबाह हो गई है, तो जब पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? तो आंसर क्या बनेगा इसका? बी। द डायग्राम शोज एग्रीगेट डिमांड एंड लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, एलआरएस इक्विलिब्रियम किधर है आपका? एक्स पे। विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड न्यू विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड न्यू फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट इज करेक्ट? ठीक है। इंक्रीज डायरेक्ट टैक्सेशन, अगर डायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ेंगे तो आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या होनी चाहिए? हमें पॉइंट एक्स से किधर आना चाहिए था? जे पे। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उसने? तो क्या ये पॉइंट करेक्ट है? गलत। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग
ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास बढ़ता है तो आपका एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से क्या आपकी सप्लाई का निजाम अच्छा होता है कि नहीं, बेहतर होता है, तो आपकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग पॉइंट एक्स से पॉइंट एफ पे गए और पॉइंट एफ से किधर चले गए, पॉइंट, सेम चीज मैच हो रही है यहाँ पे। वापस से सुनो भाई, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे रोड बनाता है, रोड टूटा हुआ है जिसकी वजह से डिलीवरी नहीं हो पा रही, गवर्नमेंट ने रोड बना लिया, मजदूर लगा होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। लेकिन जब वो रोड तैयार हो जाएगा तो उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का निजाम ठीक हो जाएगा, डिलीवरी का निजाम ठीक हो जाएगा, तो एग्रीगेट सप्लाई भी क्या हो जाएगी। तो मैं पहले पॉइंट एक्स से ऐसे ऊपर जाऊंगा पॉइंट एफ पे, और फिर पॉइंट एफ से कहाँ चला जाऊंगा, पॉइंट टी पे। सेम चीज यहाँ पे है, सेम चीज इधर है। चलो आगे देखो, एक्स पे थे हम लोग। एप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट से आपका एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स गिर जाते हैं, गलत आंसर। डिक्रीज इंटरेस्ट रेट, डिक्रीज इंटरेस्ट रेट से आपका एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। हम लोग किधर चले जाएंगे, एफ पे। लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, जे, तो ये भी ऑप्शन, आंसर क्या बन जाएगा आपका। मनी इनकम ऑफ अ कंट्री rises by 10% whereas its population falls by 10% during a year. What is likely to happen to national income per head? कहता है कि आपके नेशनल इनकम पर हेड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेटा इनकम पर हेड का मतलब क्या होता है, जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन, सही है। कहता है आपका जीडीपी 10% से बढ़ा और आपका पॉपुलेशन 10% से कम हो गया। अगर मैं अज्यूम करके चलूं कि भाई पहले 100 था, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका जीडीपी 10% से बढ़ा तो जीडीपी कितना हो गया, 110। पॉपुलेशन 10% से गिरी तो पॉपुलेशन कितनी हो गई, 90। जरा कैलकुलेट करो क्या अमाउंट आ रही है। 1 पॉइंट, पूरा बताओ, 1.22, यानी कि एक तरीके से कितना परसेंट आ गया, 22% आ गया। अब ऑप्शंस को देखो, इट विल रिमेन अनचेंज, ये तो हो ही नहीं सकता, चेंज हो रही है, ठीक है। इट विल राइज एग्जैक्टली बाय 20%, क्या एग्जैक्टली बाय 20% से बढ़ रही है। इट विल राइज बाय लेस देन 20%, इट विल राइज बाय, तभी कह रहा था एग्जैक्ट अमाउंट बताओ, सही है। इट विल राइज बाय मोर देन 20%। मनी इनकम इज इक्वल टू जीडीपी, नॉट रियल जीडीपी, वो रियल जीडीपी अलग होता है, वो जस्ट विद इन्फ्लेशन। High economic growth is often accompanied by worsening of the current account of the balance of payment. Which reason for this trend is not valid? कहता है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, कि अगर आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा तो उससे करंट अकाउंट भी आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ रेजेस डोमेस्टिक कंजम्पशन लीविंग वेरी लिटिल टू सेल टू ओवरसीज कंज्यूमर्स। कहता है जी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जब आपके पास आएगा तो डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग बाहर वालों को पूरा नहीं कर सकते, तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो रहे हैं एक तरीके से, तो करंट अकाउंट भी खराब होना शुरू हो जाएगा। तो ये पॉइंट करेक्ट है, ये पॉइंट आपका करेक्ट है, बी पे आओ। इकोनॉमिक ग्रोथ रेजेस डोमेस्टिक आउटपुट, ठीक है, लीडिंग टू, अगर डोमेस्टिक आउटपुट आपका बढ़ता है तो उससे आपके पास प्राइसेस क्या होती है, तो क्या एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है ना। आगे देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ रेजेस इनकम एंड लीड्स टू राइजिंग डिमांड फॉर फॉरेन गुड, ये चीज करेक्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्ट्स इन राइजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ इनपुट फ्रॉम अदर कंट्रीज, ये चीज भी करेक्ट है। इंपोर्ट्स आ रही हैं आपके पास रॉ मटेरियल वगैरह की, तो आंसर क्या बन जाएगा, बी। A government cuts income tax, why might this be seen as an example of a supply side policy? जी भाई बताओ जल्दी से आंसर। गवर्नमेंट इनकम टैक्स को उड़ा रहा है, ये सप्लाई साइड पॉलिसी क्यों होगा, रियल इनकम आर इंक्रीज, भाई क्या रियल इनकम का बढ़ाना सप्लाई साइड पॉलिसी का पार्ट है। द कॉस्ट ऑफ बिजनेसेस आर रिड्यूस्ड, इनकम बढ़ने से कॉस्ट ऑफ बिजनेस कैसे रिड्यूस होगा भाई, इनकम टैक्स कम हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स कम नहीं हो रहा।
सी देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज इंक्रीज। अब देखो समझना इस बात, पहले मेरी इनकम थी 100 रुपए, मैं कितना टैक्स पे कर रहा था, 50%। तो मैंने कितना टैक्स पे कर दिया, मैंने गुस्से में आके काम छोड़ दिया, मैंने कहा ये काम ही नहीं करना, आधी इनकम तो टैक्स की सूरत में चली जाती है, कोई फायदा। तो मैंने काम करना छोड़ दिया। जब गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस को कम करे, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कितना कर दिया, 20%, तो 100 × 20% कितना देना पड़ रहा है मुझे खाली। तो मेरे पास $30 की बचत हो रही है टैक्स की सूरत में, तो माइनस करूंगा, मेरे पास 30 की बचत हो रही है, पहले कितना पे कर रहा था, अब कितना पे कर रहा हूं, कितने पैसे बच गए। तो इससे मैं मोटिवेटेड रहूंगा काम करने के लिए। तो हर वो बंदा जो बेरोजगार होके बैठ गया था घर पे कि जी मैंने काम ही नहीं करना, अब वो काम करने निकलेगा, उसकी वजह से सप्लाई ऑफ वर्कर क्या होगी, सप्लाई ऑफ वर्कर बढ़ेगी तो वेजेस क्या हो जाएंगी। उसने पूछा हुआ भी क्या है आपसे, समझे बात को। लास्ट कहता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज इम्प्रूव। भाई अगेन देखो हमने लिंक किससे करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े कम हो उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो सप्लाई साइड देखते हैं ना भाई, समझ गए बात को। आंसर क्या बनेगा, which combination of fiscal policy measures will reduce both inflation rate and income inequality। कहता है इन्फ्लेशन भी कम होना चाहिए, इनकम इनइक्वालिटी भी कम होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन किस किस तरह कम हो सकता है भाई, इनडायरेक्ट बढ़ा। इनडायरेक्ट बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। डायरेक्ट टैक्सेस को क्या करो, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाओ, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करो, सब्सिडीज को क्या करो, बढ़ा दो। आंसर क्या बन जाएगा, हमने इन्फ्लेशन क्या करनी है और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम करनी है। तो सब्सिडीज बेटा फूड पे दूंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे दूंगा, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी। A country's central bank decides to reduce the level of credit regulation. What is this an example of? भाई क्रेडिट रेगुलेशन का मतलब क्या है, क्रेडिट रेगुलेशन को कम कर दिया, क्रेडिट रेगुलेशन को, यानी कि आपने रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्शन को क्या कर दिया। जब रिस्ट्रिक्शन कम करेंगे तो लोग ज्यादा लोन वगैरह लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मतलब सर ये इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कम करो, समझे। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, a government decides to use supply side policy to increase LRAS. What is most likely reason why this policy tool will not lead to a fall in price level। कहता है जी गवर्नमेंट सप्लाई साइड पॉलिसी यूज कर रही है टू इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई। व्हाट इज मोस्ट लाइकली रीजन व्हाई दिस पॉलिसी टूल विल नॉट लीड टू अ फॉल इन प्राइस लेवल। कहता है क्या ऐसा होगा जिसकी वजह से हमारे पास प्राइसेस फॉल नहीं होगी। तो ऑप्शंस को देखो जरा 24 के, कहता है एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगा, देख रहे थे डायग्राम बना के, प्राइस अनचेंज रहेगी। ये प्राइस आ गया, ये जीडीपी आ गया। अगर सप्लाई साइड पॉलिसी रखती है तो सप्लाई क्या हो रही है, लेकिन वो यहाँ पे कहता है साथ में क्या होगी आपके पास, एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ेगी तो वो किस तरफ शिफ्ट मारेगा, राइटवर्ड। तो नया इक्विलिब्रियम के हिसाब से प्राइसेस क्या रहेंगी आपकी, पॉसिबल आंसर हो सकता है। उसने कहा प्राइस नहीं गिरनी चाहिए। आगे देख लो, लेबर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। अगर तो लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब है कि एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रहा है ना, तो आपकी प्राइसेस क्या हो रही है, कम हो रही है। उसने क्या बोला कि प्राइसेस कम नहीं, वर्कर विल सेव एनी एक्स्ट्रा वेजेस दे अर्न। तो जब एक्स्ट्रा वेजेस वो कमा के सेव करेंगे तो उससे एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी। हमने प्राइस को कम नहीं करना। वर्कर्स विल स्पेंड एनी एक्स्ट्रा वेज ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, प्राइसेस क्या हो जाएंगी। आंसर क्या बन जाएगा, क्रेडिट रेगुलेशन का मतलब होता है बेटा रिस्ट्रिक्शंस। क्रेडिट रेगुलेशन का मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन, रिस्ट्रिक्शन ऑन मनी सप्लाई, सही है। अगर उसको कम कर देंगे तो रुकावटें कम हो गई ना, कंडीशंस कम हो गई। व्हाट डिफाइंस अ प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो आप इनकम पे कर रहे होते हैं, जितनी इनकम उतना आप टैक्स पे करेंगे। तो ऑप्शन को देखिएगा, ऑल टैक्स पेयर पे द सेम प्रोपोर्शन, लो इनकम अर्नर्स पे अ लोअर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इन टैक्सेस देन, करेक्ट आंसर हो सकता है लो इनकम अर्नर्स पे लेस इन टैक्सेस देन हाई इनकम अर्नर्स,
बेटा प्रोपोर्शन, परसेंटेज, यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है। लो इनकम अर्नर्स पे मोर इन टैक्स एंड हाई इनकम अर्नर्स, अगेन वही बात आ गई, हमने किस पे फोकस करना है, परसेंटेज पे। आंसर क्या बनेगा, बी। कहता है जी कंट्री एक्स कंट्री वाई के साथ ट्रेड करता है, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर कंट्री, बताओ यार, बड़ा बकवास सा क्वेश्चन है ये। क्या होगा, एक्सपोर्ट प्राइस ओवर इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस ओवर इंपोर्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। व्हाट इज व्हेन इज कंट्रीज एक्सचेंज रेट मोस्ट लाइकली टू फॉल, आपका एक्सचेंज रेट कब गिरता है, दो सूरतों में गिरता है, या तो आपकी डिमांड गिर जाए, या तो आपकी सप्लाई डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। ऑप्शंस को देखिएगा। व्हेन इट्स करंट अकाउंट सरप्लस एक्सीड्स इट्स ट्रेडिंग पार्टनर, अगर करंट अकाउंट सरप्लस हमारा अच्छा हुआ तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट होनी चाहिए ना भाई, डेप्रिशिएट थोड़ी होगी, काट दो। व्हेन इट्स इन्फ्लेशन रेट एक्सीड्स दैट ऑफ इट्स ट्रेडिंग पार्टनर, हमारे मुल्क में महंगाई ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, जब एक्सपोर्ट्स गिरेंगे तो हमारी चीजें भी नहीं बिकेंगी, तो हमारी डिमांड फॉर करेंसी क्या हो जानी चाहिए, डिमांड फॉर डॉलर, और हमारी करेंसी क्या हो जाएगी, फॉल। सही है, आगे सुनो। when its interest rate exceeds that of its trading partner, के पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इससे तो एप्रिसिएट होगा। when its unemployment rate exceeds, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं अनएम्प्लॉयमेंट का, तो आंसर इज बी। A country experiences a rising trade deficit and a current account surplus at the same time, ट्रेड डेफिसिट हो रहा है और करंट अकाउंट क्या हो रहा है आपके पास, समझना जरा। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में, लेकिन करंट अकाउंट सरप्लस के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम भी तो आती है। राइजिंग ट्रेड डेफिसिट मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट और कम होगा, मतलब वो डेफिसिट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, और करंट अकाउंट सरप्लस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स माइट एक्सप्लेन दिस, कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब जरा समझिएगा। ग्लोबल रिसेशन रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्राइस ऑफ कमोडिटी, भाई अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो आपके तो एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए कि नहीं, बढ़ने यहां पर हमने एक्सपोर्ट्स को क्या करना है और इंपोर्ट्स को इंक्रीज सब्सिडीज फॉर एक्सपोर्टर, सही है, ये करेक्ट आंसर हो सकता है। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट, तो अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट रिमूव हो जाते हैं तो इससे हमारा इंपोर्ट भी बढ़ेगा। ओ हाँ सॉरी, गलत है, इंक्रीज सब्सिडी से एक्सपोर्ट बढ़ती है, हमें एक्सपोर्ट कम करते हैं, ठीक है, तो सी करेक्ट हो सकता है, क्या हमें रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, फ्री ट्रेड कर दिया। राइजिंग इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी टू हेल्प रेज एक्सपोर्ट्स इन द फ्यूचर, कहता है जी हम लोग अभी मशीन्स लेके आ रहे हैं, और मशीन किसके अंदर आता है, ट्रेड इन गुड के अंदर, और ट्रेड इन गुड का मतलब है मशीन इंपोर्ट कर रहा हूं तो इंपोर्ट्स बढ़ रही है, ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है। ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, सी पे आओ, देखते हैं। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फॉरेन ओन्ड प्रोड्यूसर्स, कहता है जी कि हम लोगों ने, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, पाकिस्तान में जो गोरा बैठा हुआ है, अगर यहां से रेमिटेंस अपनी होम कंट्री भेजता है तो उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थे ना वो हमने, तो अगर हम वो रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे तो हमारी सेकेंडरी इनकम बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, हालांकि हमें अपनी सेकेंडरी इनकम क्या करनी है, बढ़ानी, तो ये गलत। ऑप्शन डी को देखो, इंक्रीज सेकेंडरी इनकम फ्रॉम वर्कर्स रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो हमारा देसी बंदा बाहर बैठा हुआ है वो हमें रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेज रहा है, तो सेकेंडरी इनकम क्या हो जाएगी आपकी, जो आपकी बात है कि हेल्प रेस एक्सपोर्ट इन द फ्यूचर, फ्यूचर में अभी नहीं, फॉरेन की बात जो अभी चल रही है करंट शॉर्ट टर्म की बात, वो बात हमने करी, समझे। 29 पे आइएगा। हाँ, हमारे इधर कोई इनकम में रिकॉर्ड नहीं हो तो कम होगी, और वो प्राइमरी इनकम रिकॉर्ड होगी दूसरे कंट्री में, सेकंडरी अगर तो रेमिटेंस भेज रहे तो सेकेंडरी इनकम, एविडेंस मतलब फैमिली के मतलब फैमिली वगैरह को भेज रहे, अगर यहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट की भी है, जैसे पैसा रखवाया हुआ है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो उसकी प्राइमरी इनकम, हमारी प्राइमरी इनकम गिरेगी, उसकी प्राइमरी इनकम बढ़ेगी। डिपेंडिंग मतलब फैमिली पे जो प्राइमरी पे जो प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हो गया या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो प्राइमरी इनकम है।
आपकी कोई फैमिली मेंबर बाहर है, उन्होंने आपको पैसे भेजे, वो रेमिटेंस है, वो सेकेंडरी इनकम है। अच्छा ये देखो भाई, डायग्राम शोज पीपीसी फॉर बार्ली एंड व्हीट इन कंट्रीज क्यू एंड आर। कंट्री क्यू को दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, सही है, 80-80 ज्यादा बनाता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों में। हम लोग जरा कंपैरेटिव एडवांटेज निकाल लेते हैं। देखो भाई, एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों के सामने है, ठीक है। अब बात सुनो, मुझे यहाँ पे कंपैरेटिव निकालना है, सही है। पहले मैं रेशियो लेकर चलूंगा कि यार मुझे निकालना है बीट का, तो जिसका मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना होता है वो कहाँ पे होता है, डिनोमिनेटर में, सही है। रेशियो कैसे चलेगा, बीट इज टू बार्ली, सही है। तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ कंट्री आर, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ कंट्री क्यू। अब बात सुनो, अगर मैं वीट का कंपैरेटिव एडवांटेज निकाल रहा हूं और रेशो चल रहा है वीट इज टू बार्ली, इसका मतलब क्या है कि फॉर्मूला कैसा बनेगा, बी ओवर डब्ल्यू, यानी कि बार्ली ओवर वीट। तो बी ओवर डब्ल्यू किस तरह चल रहा है भाई, 60/20 इज इक्वल टू 1:3, सही है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, 80/80 इज इक्वल टू, सही है। आ गया, इधर मैं निकाल रहा हूँ बार्ली का। बार्ली के अंदर कितना रेशो चलेगा भाई, B/W, सही है। फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, W डिवाइड बाय, यहाँ पे कंट्री आर आ गई, यहाँ पे कंट्री क्यू आ गई। तो फॉर्मूला कैसे बन रहा है जी, 20/60, 1:0.3, सही है। और इसका रेशो कैसा बनेगा, 80/80 इज इक्वल टू 1:, समझ गए बात को। यानी कि जो हमारे पास कंट्री क्यू है, कंट्री क्यू को वीट बनाने में कंपैरेटिव एडवांटेज है, और कंट्री आर को पार्ले बनाने में कंपैरेटिव एडवांटेज है। अब ऑप्शंस को देख लो, कंट्री क्यू हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन बार्ली। कंट्री क्यू को किस में मिल रहा है, वीट में मिल रहा है, बार्ली में नहीं मिल रहा। कंट्री क्यू हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग बोथ गुड्स, पॉसिबल आंसर है। कंट्री आर हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज, आर को कहीं भी एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है, देयर इज नो कंपैरेटिव एडवांटेज। भाई निकाल तो लिए कंपैरेटिव एडवांटेजेस, कंट्री आर का और कंट्री क्यू दोनों का, तो कंपैरेटिव एडवांटेज मिल रहे हैं आपको। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, लास्ट क्वेश्चन पे आओ। कहता है जी, द डायग्राम शोज द इम्पैक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसिंग एन एक्सपोर्ट सब्सिडी फॉर इट्स domestic producers of oil. What will be the effect of this export subsidy on the operations of domestic market? कहता है कि हम लोगों ने जी एक्सपोर्ट सब्सिडीज दे दी हैं अपने बंदों को, तो कहता है एक्सपोर्ट सब्सिडी मिलने की वजह से हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा। देखो मेरी बात सुनो, इसको ना मैं अलग से यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे आ गई आपके पास प्राइस, ठीक है, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। पहले मैं वो बात कर रहा हूँ जहां पे एक्सपोर्ट सब्सिडी आपको नहीं मिली, ठीक है। पहले मैं वो बात कर रहा हूँ जहां पे आपको एक्सपोर्ट सब्सिडीज नहीं मिल रही। देखिएगा जरा, ये डिमांड आ गई, ये आपके पास सप्लाई आ गई, ठीक है। डोमेस्टिक सप्लाई, डोमेस्टिक डिमांड, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या चल रही है डायग्राम के हिसाब से, 50 की प्राइस है, और नहीं सॉरी 70, पहले वाले पे क्या चल रही है, 70, इधर 70 की प्राइस आ गई, और क्वांटिटी कितनी आ गई, 35, सही है। आगे सुनो, हमारे पास वर्ल्ड सप्लाई क्या चल रही है, वर्ल्ड सप्लाई आपकी आ रही है 42 पे, सही है। 42 का मतलब क्या है कि भाईजान ये आपके पास आ गई कौन सी अमाउंट, शॉर्टेज, 20 यूनिट्स यहाँ पे आ गए, ठीक है, और 60 यूनिट्स यहाँ पे आ गए। तो हमारे पास कितने की शॉर्टेज आ रही है, 40 की। तो मैंने आपको ये बात सिखाई हुई है इस डायग्राम में कि जितने की मेरे पास शॉर्टेज होती है वो सबका सब मामला कहाँ से आता है, इंपोर्ट से, सबका सब कहाँ से आता है। तो मेरे पास शुरू में कितने की इंपोर्ट हो रही है, यहां तक कोई टेंशन, 40 की इंपोर्ट हो रही है। कहता है भाई हमने दे दी सब्सिडी, जब हम लोग सब्सिडीज देंगे तो उससे हमारा सप्लाई कर जो है वो ऐसा राइटवर्ड चला गया, ठीक है।
हम डोमेस्टिक सप्लाई से आ गए DS1 पे, सही है। और DS1 किधर आ रहा है आपके पास, यहाँ पे आ रहा है। DS1 किधर आ रहा है आपके पास, 45 पे आ रहा है। सर ये डोमेस्टिक डिमांड से इंटरलेट क्यों है, ये वर्ल्ड सप्लाई डोमेस्टिक सप्लाई। देखो हम तो इम्पोर्ट वाला एरिया निकाल रहे हैं ना, तो आपके पास कहाँ से आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ गया 45, सही है। अब देखो जरा यहाँ पे, ये आ गया आपके पास 45। अब कितने की इंपोर्ट हो रही है, 45 माइनस 60 कितने की हो रही है, अब इंपोर्ट हो रही है 15 की। पहले कितने की इंपोर्ट हो रही थी, 40 की। पहले 40 थी, अब 15 की इंपोर्ट हो रही है, तो 40 माइनस 15 कितने से आपका इंपोर्ट गिर गया, 25 यूनिट से आपका इंपोर्ट गिर चुका है, सही है। 25 यूनिट से आपका इंपोर्ट क्या हो चुका है भाई, गिर चुका है। अब ऑप्शंस देखो, डोमेस्टिक आउटपुट ऑफ ऑयल विल इंक्रीज बाय 15 मिलियन, नो। डोमेस्टिक इंपोर्ट ऑफ ऑयल विल डिक्रीज बाय 15 मिलियन यूनिट्स, नहीं सर, तो ये बी बोल रहे हैं से रिलीज होगा, लेकिन एक यूनिट इंपोर्ट ऑफ ऑयल विल डिक्रीज बाय कितना, 25 यूनिट्स। पहले आप कितना कर रहे थे इंपोर्ट, 40, अब कितना कर रहे हैं, 15 कितने से डिक्रीज हुआ, तो वही तो वो कह रहा है यहाँ पे। तो लेकिन डोमेस्टिक आउटपुट और फाइल तो बढ़ा है दोनों से, क्या, डोमेस्टिक आउटपुट फाइल जो है उससे बढ़ा है। डोमेस्टिक आउटपुट ऑफ ऑयल विल इंक्रीज बाय 15 मिलियन यूनिट्स। आपके पास पहले कितना चल रहा था डोमेस्टिक आउटपुट, 20, नहीं, अब कितना चल रहा है, 45। तो कितने से बढ़ रहा है, इसने कितना लिखा है यहाँ पे, समझे बात को। जी बेटा कोई क्वेश्चन, इसका आंसर आपके पास बी बनता है। बाद के इंपोर्ट कैसे आए बेटा, बाद के इंपोर्ट आपने नए सप्लाई से निकाले। देखो जरा यहाँ पे, पहले ये इंपोर्ट चल रहा था आपका, ये क्योंकि शॉर्टेज आ गया आपका, कितना आ रहा है 40। उसके बाद जब आपकी सप्लाई बढ़ती है, तो अब आपके पास सप्लाई तो यहाँ पे आ जाएगी ना 45 पे, तो 45 माइनस 60 कितना हुआ, 15। अब इतने का इंपोर्ट आ रहा है, तो 40 माइनस 15, आपके पास आंसर क्या बन जाएगा इसका, बी। इसका स्क्रीनशॉट ले ले भले आप लोग। 29। 29।